पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ईएसआई, ईपीएफ और मेडिकल लीव का मिलेगा लाभ। 180 दिन की मिलेगी मैटरनिटी लीव। ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त होगा इलाज। जल्द ही राज्य में होगा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन। कर्मचारियों को नियमबद्ध तरीके से मिलेंगे भर्ती वेतन अवकाश। तो बताते चले, कर्मचारियों को नियमबद्ध तरीके से अब मिलेंगे भर्ती वेतन अवकाश। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ईएसआई। जल्द ही राज्य में होगा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन। कर्मचारियों को नियमबद्ध कैसे मिलेगा, आपको बताते चले। योगी सरकार का बड़ा फैसला। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, लंबित परियोजनाओं की समीक्षा और जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। तो वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से किया जाए ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। सीएम ने ली राजस्व विभाग की बैठक। आवास राजस्व विभाग पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली राजस्व विभाग की बैठक। आवास राजस्व विभाग और लंबित परियोजनाओं को लेकर की गई समीक्षा। जनहित योजनाओं पर हुआ मंथन। आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली राजस्व विभाग की बैठक। आवास राजस्व विभाग और लंबित परियोजनाओं को लेकर ये समीक्षा। तो वहीं मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही, जहां जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत का विरोध। पुलिस हिरासत में राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने वाला। थाना खालागार पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पकड़े गए युवक का नाम है सौरभ वर्मा। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है सौरभ वर्मा। धक्का मुक्की में मेरा हाथ लगने से पगड़ी उतरी। आपको बताते चले, सौरभ वर्मा का यह बयान, धक्का मुक्की में मेरा हाथ लगने से पगड़ी उतरी। जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत की पगड़ी उछलने का ये पूरा मामला, जिसमें थाना खालापुर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवक का नाम आपको बताते चले सौरभ वर्मा है। वहीं सौरभ वर्मा का कहना है कि धक्का मुक्की में मेरा हाथ लगने से पगड़ी उतरी थी। पुलिस हिरासत में राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने वाला। थाना खालागार पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पकड़े गए युवक का नाम सौरभ वर्मा। जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत का विरोध जन आक्रोश रैली में दिखा। वहीं आपको बताते चले, पकड़ा गया युवक जन आक्रोश रैली में दिखा। मैं कल टोनाल में जन आक्रोश रैली में गया हुआ था। वहाँ पर श्री राकेश टिकैत जी भी आए हुए थे। वहाँ भीड़ के दौरान धक्का मुक्की के कारण मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया। पगड़ी उनकी मेरे हाथ में आके गिर गई। मैंने जूती उन्हें पहना दी। इसके कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं राकेश टिकैत जी का खुद बहुत सम्मान करता हूँ। तो वहीं केंद्र सरकार के तहत जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी कासगंज के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में एक विजय पद यात्रा निकाली गई। ये पद यात्रा शहर के नदरई गेट स्थित गांधी मूर्ति से शुरू होकर सोरो गेट होते हुए अंबेडकर पार्क तक निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडे और बैनर लेकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और इस निर्णय को जनता की जीत बताया। साथ ही आपको बताते चले, जिला अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 5 सालों से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे थे। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार किया है। ये विजय की पद यात्रा है। हमारे
कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जिस जातिगत जनगणना को लेके पिछले 5 सालों से संघर्षरत हैं, केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा ये मानने के लिए कि अब हम जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय राहुल गांधी जी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हर जिला और शहर इकाई के द्वारा ये धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि उनकी मांग केंद्र सरकार मानने पर मजबूर हो गया। तो वहीं कासगंज पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों रेहान, नसीम और कमल को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 10 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद हुआ, जिसमें 5 किलो से ज्यादा चांदी, सोने की चेन, अंगूठी और 7,000 नगद शामिल है। आरोपियों ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और कासगंज में सराफा दुकानों को निशाना बनाया है। पुलिस ने इन्हें शोरो रोड स्थित बाहर पत्थर मैदान के पास से गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश पुलिस कर रही है। है इसका नाम, एक का नाम रेहान, दूसरे का नसीम जो बड्डू नगर के रहने वाले हैं, और तीसरा कमल। ये इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्ति है और इनकी गिरफ्तारी से इनकी निशानदेही पर 5 किलो 300 ग्राम चांदी के जेवर और 3 सोने की चेन और एक अंगूठी इनके कब्जे से बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में पता चला कि जनपद गाजियाबाद के थाना सेहानी गेट क्षेत्र में और अतरौली थाना क्षेत्र जनपद अलीगढ़ और कासगंज थाना क्षेत्र में इनके द्वारा शटर काट करके, दुकान के ताले काट करके ये चोरी की गई है। इसके संबंध में जानकारी करने पर गाजियाबाद में, अलीगढ़ में और कासगंज में मुकदमे पंजीकृत कराए गए। इन तीनों के कब्जे से इस चोरी के माल बरामद हुए। इनके अन्य साथी भी हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, उनके पास भी चोरी का माल है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बाराबंकी से खबर सामने आ रही, जहां डायल 108 में शामिल 558 अनफिट एम्बुलेंस नीलाम करने का दिसंबर 2024 में हुआ था आदेश। 4 महीने से फाइलों के बीच दबा पड़ा है आदेश। प्रदेश में संचालित करीब 1600 एम्बुलेंस का पंजीकरण सहायक सहभागी परिवहन कार्यालय बाराबंकी में था पंजीकरण। आपको बताते चले बाराबंकी से खबर, जहां प्रदेश में संचालित करीब 16 एम्बुलेंसों का पंजीकरण 4 महीने से फाइलों के बीच दबा था आदेश नीलाम करने के लिए दिसंबर 2024 में। को बताते चले डायल 108 में शामिल 558 अनफिट एम्बुलेंस नीलाम करने के लिए दिसंबर 2024 में हुआ था आदेश। 108 में शामिल 558 अनफिट एम्बुलेंस 4 माह से फाइलों के बीच दबा पड़ा था आदेश। 108 में शामिल 558 अनफिट एम्बुलेंस। तो वहीं एक खबर बलिया से है, जहां सदर तहसील अंतर्गत बेहरी परियोजना के 2 आंगनबाड़ी केंद्र बजराहा और रेपुरा में नियुक्त प्रक्रिया के दौरान फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र के माध्यम से नियुक्त होने के मामले पर हड़कंप मच गया। वहीं जांच के बाद 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निरस्त करते हुए लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज के मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में बलिया मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, पूरे प्रदेश में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आंगनवाड़ी जो भी रिक्तियां थी हमारी, जो मृतक हो गई थी या जिन्होंने काम करने में असमर्थता दिखाई थी, उनकी हमने रिक्तियां निकाली थी और रिक्तियों के आधार पर शासनादेश के क्रम में हमने फॉर्म्स इनवाइट किए थे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, और उसी शासनादेश के क्रम में हमने चयनित करके उनको नियुक्तियां दी थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के तहत रजिस्ट्री कार्यालयों में फ्रंट ऑफिस खोलने की योजना का बलिया में विरोध शुरू हो गया है। दस्तावेज लेखक संघ ने निजीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए रोजगार पर खतरा बताया। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि इस फैसले से दस्तावेज लेखकों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है।
संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर योजना को वापस लेने की मांग की। तो वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो कार्य बहिष्कार करेंगे और रजिस्ट्री कार्यालय बंद कर देंगे। वापस लो। फ्रंट ऑफिस कोई अभी उसका स्वरूप तो अभी नहीं सामने आया है कि कैसी बनेगी, लेकिन हमारे यहाँ हमारे विभाग में ये चल रहा है कि फ्रंट ऑफिस खोला जाए। इसमें दस्तावेज लेखों का या अधिवक्तागण का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी ऑफिस का मामला है। हमारे ऑफिस में कुछ ऐसी मतलब स्टाफ की कमी है। हम जनता के लिए अच्छी व्यवस्था देने के लिए ऐसा किया जा रहा है और कहीं से लेखक संघ या स्टाम्प वेंडर अथवा अधिवक्तागण को कोई नुकसान नहीं होगा। कराएगा, जोर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार हो। तो वहीं अमरोहा देहात क्षेत्र के जोया रोड बाईपास पर तहसील प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाया। जानकारी के अनुसार भू माफिया बिना लेआउट पास कराए जमीन की अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे और लोगों को धोखे में रखकर ऊंचे दामों पर प्लॉट बेच रहे थे। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि प्लॉट खरीदने से पहले सभी वैध दस्तावेजों की जांच जरूर करें। तो वही मामला सीतापुर के सिधौली कोतवाली का है, जहां गैंगस्टर अपराधियों की पाठशाला लगाई गई। इस पाठशाला में अपराध न करने का पाठ सिखाया गया। 124 गैंगस्टर अपराधियों ने अपराध न करने की कसम भी खाई है। गैंगस्टर अपराधियों की पाठशाला अपराध न करने की खाई कसम। 124 गैंगस्टर अपराधियों ने खाई कसम। आपको बताते चले, गैंगस्टर अपराधियों की पाठशाला। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ठटिया थाना क्षेत्र के गांव ओसैर ने एक पिता ने अपनी बेटी की प्रेम प्रसंग से नाराज होकर अपने ही भतीजे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार पिता ने पड़ोसी गांव के 2 लोगों को 70,000 रुपए देकर शव और सबूतों को ठिकाने लगाने के लिए बाइक से जंगल तक पहुंचाया, जहां शव को जला दिया गया। इसके बाद पुलिस में गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहीं ठटिया थाने में बेटी के अपहरण की भी आपको बताते चले झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस को पिता पर शक हुआ तो उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और जंगल से बेटी की अस्थियां बरामद कर ली गई। तो वहीं पुलिस ने पिता भतीजे और 2 शव ठिकाने लगाने में शामिल 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी और घटना से इलाके में सनसनी फैला दी गई है। ये 6 फरवरी को एक महेंद्र जाटव हैं और शेर थाना ठटिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक अपहरण के संबंध में अपनी नाबालिग लड़की के संबंध में एक सूचना दी थी थाने में। तो उस समय ये सूचना दर्ज की गई थी और बाद में जब उसकी तकनीकी जांच हुई और विवेचना हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसकी गुमशुदगी अपहरण नहीं बल्कि उसकी ऑनर किलिंग हुई है, हत्या हुई है, जिसमें घर वालों का ही दोष है। तो भाई गोवा से खबर सामने आ रही है। जो गोवा के शिवगांव आपको बताते चले, सिरगांव में श्री लहराई छात्रा में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे में पीएम मोदी ने सीएम सावंत से की बात। आपको बताते चले, भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे में पीएम मोदी ने सीएम सावंत से ली खबर। साथ ही गोवा में आपको बताते चले, सिरगांव में श्री लहराई यात्रा में भगदड़। गोवा के सिरगांव में श्री लहराई यात्रा में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे पर पीएम मोदी ने सीएम सावंत से की बात। तो बताते चले
शिरगांव में श्री लहराई यात्रा में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हादसे पर पीएम ने सीएम सावंत से बात की। शिरगांव में श्री लहराई यात्रा में मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 3 मई को अंगोला गणराज्य में राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल से आपको बताते के साथ मुलाकात की। इस दौरान हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। वहीं इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों को भी कड़ी चेतावनी दी। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. Lorenzo, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मैं बिंदु, मैं राष्ट्रपति लॉरेंसो और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक पल है। 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। उनकी इस यात्रा से न केवल भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत और अफ्रीका साझेदारी को भी बल मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रेलवे स्टेशन में पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत हमारा लक्ष्य और विकसित भारत के लिए रेलवे स्टेशन भी विकसित होना चाहिए। इसलिए विदिशा रेलवे स्टेशन में आधुनिकीकरण के लिए जनता के लिए सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। कुछ काम पूरे हो गए हैं और कुछ काम अभी बाकी हैं। काल में विकसित भारत हमारा लक्ष्य है और विकसित भारत के लिए रेलवे स्टेशन भी विकसित होना चाहिए और इसलिए विदिशा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए यहाँ जनता की सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। उनके काम अभी चल रहे हैं, जारी हैं। तो वहीं 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ मंदिर के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। वहीं अब 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। भगवान बद्री विशाल की उत्सव पालकी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विस्तार से जानकारी दी है। चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और बाबा केदारनाथ। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे और सब तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर, सभी हितधारक, अनेक संस्थाएं जो लगातार वर्षों
में अपना योगदान देते आए और सभी योगदान देंगे। सबकी यात्रा अच्छी हो, एक अच्छा अनुभव जो उन्हें उत्तराखंड का लेकर जाए। सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो वहीं दिल्ली सरकार के द्वारा अब निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर अब एक्ट जारी किया गया है, जिसमें आपको बता देते चलें कि दिल्ली कैबिनेट के तहत सभी निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस एक्ट के जरिए सभी 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शिता तरीके से नियंत्रित की जाएगी। पिछली सरकारों के कार्यकाल में लगातार फीस बढ़ती रही है, परंतु सरकार के तहत कभी इस पर रोक नहीं लगाई गई है। पहली बार दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया है। जल्द ही ऐसा समय आएगा जब दिल्ली सरकार इतनी व्यवस्थित हो जाएगी कि लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों की जगह सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम जल्द ही सदन बुलाकर एक्ट पर मुहर लगाकर इसे दिल्ली की जनता को सौंप देंगे। तक हमारे मन तक पहुंची। अपने 2 साल आज दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से आए हुए पेरेंट्स जिन्होंने आज सरकार का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारे, उनकी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सबका फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी, बढ़ पाएगी। तो वहीं बलूचिस्तान के एक द्वार क्षेत्र में बलूच विरोधियों के घातक आईईडी हमले को अंजाम दिया, जिसमें 10 से अधिक पाकिस्तानी पंजाबी सैनिक मारे गए। यह हमला पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बढ़ते बलूच प्रतिरोध का ताजा संकेत है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये हमला रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण इलाके में हुआ, जहां सेना की मौजूदगी लगातार बढ़ रही थी। तो वहीं बलूचिस्तान के कई हिस्से अब बलूच स्वतंत्रता सेनानियों के प्रभाव में आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बलूच आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचों को थोड़ी सी भी रणनीति या नैतिक सहायता मिलती है तो ये क्षेत्र पाकिस्तान से पूरी तरह अलग हो सकता है। 10 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक ढेर, बलूचिस्तान में बढ़ती विद्रोही पकड़। ग्वादर में बलूच लड़ाकों का आईडी। वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 मई को नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आपको बताते चले पंजीयन विभाग का नवाचार आधारित 10 नवीन संविधानों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मर्चेंट्स बैंक और बैंक के तहत प्रभावित अत्याधुनिक AIT डाटा सेंटर का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम साय ने मंच से संबोधित किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महीनों चक्कर लगाना पड़ा था, उसके बाद रजिस्ट्री हो पाई थी। और ये तो 1 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कि हम गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो कई महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। और नामांतरण, भाई रजिस्ट्री हो गई तो नामांतरण, उसके लिए चक्कर लगाना पड़ता था राजस्व के अधिकारियों के पीछे में। तो आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा उन पहल पर, लेकिन आज जो 10 नए क्रांतिकारी पहल हुए हैं
उससे सारे ये मतलब झंझट मिटने वाले हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। पहले गलत आदमी भी खड़ा हो जाते थे, गलत ऋण पुस्तिका बन जाता था, गलत आदमी खड़े हो जाते थे, गलत रजिस्ट्री हो जाती थी और असली जो मालिक है जमीन का कोई उसके जगह पर खड़ा होके। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।